बात है 1980s की। कोलकाता में रामचंद्र अग्रवाल ने विशाल रिटेल के नाम से एक स्टोर स्टार्ट किया। उनका विजन सिंपल था, मिडिल क्लास कस्टमर्स जो भी खरीदना चाहें वो उन्हें एक ही छत के नीचे मिल जाए, और वो भी सही क्वालिटी एंड सही प्राइस पे। एंड उनके इसी विजन से आज एक हाइपर मार्केट चेन खड़ा हो गया है जिसे हम विशाल मेगा मार्ट के नाम से जानते हैं। हर लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल कंपनी की तरह विशाल मेगा मार्ट ने भी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। एक टाइम पे तो कंपनी के पास 750 करोड़ का डेट था और कंपनी बंद होने के कगार पे थी। लेकिन दो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स टीपीजी फाइनेंस एंड श्रीराम ग्रुप ने इस कंपनी को डूबने से बचा लिया। उस टाइम इन दोनों पी इन्वेस्टर्स ने विशाल रिटेल को अराउंड 70 करोड़ रुपीस में खरीदा था। आज ये कंपनी लिस्टेड है और इसका मार्केट कैप 45,000 करोड़ है और कंपनी के पास 700 करोड़ का कैश रिजर्व्स है। हमारी नज़र इस पे पड़ी इसके इंटरेस्टिंग हिस्ट्री एंड टर्न अराउंड स्टोरी की वजह से। जैसे जैसे टीम ने और डीप एनालिसिस की, समझ आया कि कंपनी पिछले कुछ ईयर्स से बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। 2022 से विशाल मेगा मार्ट का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 26% के CAGR से ग्रो किया है। आज के दिन इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ है और नेट प्रॉफिट 5%। एक्सपर्ट एनालिस्ट के हिसाब से इनका Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 का रिजल्ट्स भी अच्छा था। रेवेन्यू 20% ईयर ऑन ईयर बढ़ा एंड नेट प्रॉफिट 28% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। वहीं दूसरी तरफ विशाल मेगा मार्ट के मेजर कॉम्पिटिटर डी मार्ट या एवेन्यू सुपरमार्ट जिसके नाम से वो लिस्टेड है का Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 रिजल्ट्स थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। इनका रेवेन्यू तो ऑलमोस्ट 19% ईयर ऑन ईयर बढ़ा लेकिन नेट प्रॉफिट सिर्फ 5% बढ़ा। तो ये डिफरेंस क्यों? कैसे विशाल मेगा मार्ट जो डी मार्ट, ट्रेंट और रिलायंस रिटेल से काफी छोटा है इनको टक्कर दे रहा है? 750 करोड़ के डेट से 700 करोड़ के कैश रिजर्व्स पे कंपनी कैसे पहुंची? 70 करोड़ में बिकने वाली कंपनी का मार्केट कैप आज 45,000 करोड़ कैसे हो गया? और सबसे बड़ी बात, उन दो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी का टर्न अराउंड कैसे किया? उन्होंने कौन से ऐसे स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट किए जो विशाल मेगा मार्ट को आज सक्सेसफुल बनाते हैं? एंड व्हाट अबाउट द फ्यूचर? इस कंपनी का फ्यूचर कैसा है और क्या कोई पोटेंशियल थ्रेट्स हैं? आज इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो में बहुत सारे इनसाइट्स हैं, एनालिसिस हैं, तो लास्ट तक बने रहना। वीडियो को हमने 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, विशाल मेगा मार्ट की ओरिजिन स्टोरी एंड कैसे इन्वेस्टर्स ने डेट रिडन कंपनी को खरीद के उसका टर्न अराउंड किया। सेकेंड, विशाल मेगा मार्ट को सक्सेसफुल बनाने वाली 6 इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज। इस सेगमेंट में हम कंपनी के नंबर्स तो समझेंगे ही, साथ ही साथ हम थोड़ा रिटेल चेन बिजनेस के नुआंसेस को भी समझेंगे, सेक्टर का भी आइडिया लेंगे। एंड फाइनली हम देखेंगे कि कैसे क्विक कॉमर्स इन रिटेल चेन्स के लिए फ्यूचर में एक चैलेंज बन सकता है और यही हमारा लास्ट सेगमेंट होगा, और कैसे ये सारे रिटेल चेन्स क्विक कॉमर्स से कंपीट करने का प्लान कर रहे हैं। ओरिजिन स्टोरी से शुरू करते हैं। 1980s में रामचंद्र अग्रवाल कोलकाता में एक फोटोकॉपी शॉप चलाते थे। उनका मंथली इनकम कुछ 300 रुपीज था, लेकिन ये अमाउंट उनके सपनों के लिए बहुत छोटी थी। उन्हें कुछ बड़ा करना था, तो उन्होंने अपने सेविंग्स जोड़े, फैमिली से कुछ पैसे उधार लिए और दिल्ली के लिए निकल पड़े। दिल्ली में उन्होंने विशाल रिटेल स्टार्ट किया। इस स्टोर से वो सही प्राइस पे सही क्वालिटी वाले डेली लाइफ प्रोडक्ट्स बेचते थे। बिजनेस चल पड़ा। 2007 में विशाल रिटेल ने अपना IPO लॉन्च कर दिया। बस फिर कंपनी एक एक्सपेंशन स्प्री पे ही चली गई। जल्द ही विशाल रिटेल ने 2.5 लाख स्क्वायर फीट के रिटेल स्पेस पे अपने स्टोर सेटअप कर लिए। मानो अब इस कंपनी के ग्रोथ को कोई रोक ही नहीं सकता था। लेकिन ये ग्रोथ ना शायद बहुत स्ट्रेटेजिक नहीं थी। कंपनी ने बहुत शॉर्ट टर्म लोन्स लिए थे। वो फ्यूचर में एक और इक्विटी फंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट लिटिल डिड दे नो द फ्यूचर हेल्ड द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। 18%, 43%. 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस विशाल रिटेल के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस टाइम पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गिर रहा था और लोग अपने पैसे मार्केट से निकाल रहे थे। विशाल रिटेल के सेल्स गिर रहे थे और उनका डेट भी बढ़ रहा था। 2011 तक कंपनी का डेट 750 करोड़ हो चुका था। कंपनी को बचाने के लिए फाउंडर रामचंद्र अग्रवाल ने विशाल रिटेल को टीपीजी कैपिटल एंड श्रीराम ग्रुप को बेच दिया, वो भी सिर्फ 70 करोड़ रुपीस में। तो टीपीजी फाइनेंस और श्रीराम ग्रुप ने विशाल रिटेल को खरीदा और उसको एक प्राइवेट कंपनी बना दी। उन्होंने कॉस्ट स्ट्रीमलाइन किए, ऑपरेशंस बेटर किए, स्टोर लोकेशंस को स्ट्रेटेजिकली चूज किया और एक एसेट लाइट मॉडल अपनाया। विशाल रिटेल का नाम बदल के उन्होंने विशाल मेगा मार्ट रखा और धीरे धीरे कंपनी अपने पैर फिर से जमाने लगी। 2017 तक विशाल मेगा मार्ट का कंसोलिडेटेड सेल्स 2300 करोड़ हो गया था, दैट टू अक्रॉस 350 स्टोर्स।
2018 में केदारा कैपिटल एंड पार्टनर्स ग्रुप ने विशाल मेगा मार्ट को अक्वायर कर लिया फॉर अराउंड 2400 करोड़ रुपीस। और आज विशाल मेगा मार्ट एक बड़ी सक्सेस स्टोरी बन चुका है। हर साल ये कंपनी 25 करोड़ गारमेंट्स बेचता है और अब इनके बुक्स पर कोई डेट नहीं है। इनफैक्ट जैसा मैंने बताया, एज ऑन 31 दिसंबर 2024 कंपनी के पास 700 करोड़ रुपीस का कैश रिजर्व्स है। अब एक डेट रिडन कंपनी को खरीद के उसे प्रॉफिटेबल बनाना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। इतने सारे स्टोर्स, इतने सारे प्रोडक्ट्स, ये सब पैन इंडिया स्केल पे अचीव करना ईजी टास्क नहीं है। तो विशाल मेगा मार्ट में ऐसे कौन से स्ट्रैटेजीज अपनाए गए, ऐसे कौन सी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज लगाए गए जिसकी वजह से वो आज डीमार्ट और ट्रेंड से कम्पीट कर पा रहा है? चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में समझते हैं। हमने विशाल मेगा मार्ट के 6 इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज आइडेंटिफाई किए हैं। 1. सही प्राइस पे सही क्वालिटी। 2. बल्क सोर्सिंग। 3. सही प्रोडक्ट मिक्स। 4. इफेक्टिव स्टोर डिजाइन। 5. एसेट लाइट मॉडल एंड 6. एफिशिएंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट। एक एक करके इन सारे स्ट्रैटेजीज को समझेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि ये सारे स्ट्रैटेजीज कैसे विशाल को कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। देखो, विशाल मेगा मार्ट एक हाइपर मार्केट चेन है। हाइपर मार्केट चेन टेक्निकली एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन होता है फॉर ग्रोसरीज, क्लोथिंग एंड जनरल मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स। ये सुपरमार्केट से भी बड़ा होता है। बेसिकली जो भी प्रोडक्ट्स आप डेली लाइफ में यूज करते हो वो मोस्टली एक हाइपर मार्केट में आपको मिल जाएगा। एक हाइपर मार्केट में अराउंड 50,000 SKUs होते हैं। टूथब्रश से लेके ट्यूबलाइट तक यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। विशाल मेगा मार्ट के प्रोडक्ट्स हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: फूड एंड ग्रोसरीज, क्लोथिंग एंड जनरल मर्चेंडाइज यानी होम एंड किचन अप्लायंसेस। अब प्राइसिंग देखो, सारे प्रोडक्ट्स काफी अफोर्डेबल हैं। पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस फॉर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। देखो, विशाल मेगा मार्ट टियर 2 एंड टियर 3 कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है। आउट ऑफ टोटल 645 स्टोर्स अक्रॉस इंडिया, 451 स्टोर्स टियर 2 एंड उससे भी छोटे सिटीज में है, ऑलमोस्ट 70%। एंड अगर हम उनका एक्सपेंशन ट्रेंड देखें तो दे आर एक्सपैंडिंग वेरी अग्रेसिवली इन टियर 2 सिटीज एंड बियॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 में टियर 1 सिटीज का स्टोर ग्रोथ 5% था, लेकिन टियर 2 सिटीज का स्टोर ग्रोथ लगभग 12% था, डबल से भी ज्यादा। और यही है विशाल मेगा मार्ट की पहली स्ट्रैटेजी, सही प्राइस पे सही क्वालिटी ऑफर करना। देखो, इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। इंडियंस को वैल्यू फॉर मनी चाहिए और विशाल मेगा मार्ट अपने कस्टमर्स को एग्जैक्टली यही देने की कोशिश करता है। और प्राइसेस कम रखने के लिए कॉस्ट कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कंपनी 2 स्ट्रैटेजी यूज करती है, बल्क सोर्सिंग एंड प्राइवेट लेबलिंग। दोनों एक एक करके समझते हैं। पहला, बल्क सोर्सिंग। देखो, विशाल मेगा मार्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं, उसके बहुत सारे स्टोर्स भी हैं, तो अक्रॉस बहुत सारे स्टोर्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं, तो वो अच्छे टर्म्स पे सप्लायर्स से बल्क में खरीद पाते हैं, रेट उनको कम पड़ता है और वो इन सेविंग्स को अपने कस्टमर्स तक पास ऑन कर पाते हैं। उनको बेसिकली बल्क परचेजिंग की वजह से एक बल्क डिस्काउंट मिल जाता है। अब समझते हैं ये प्राइवेट लेबलिंग वाला एंगल। देखो, कोई भी हाइपर मार्केट ना 2 तरह के प्रोडक्ट्स बेच सकता है, अपने खुद के ब्रांड के प्रोडक्ट्स एंड थर्ड पार्टी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अगर आप विशाल मेगा मार्ट का ब्रांड मिक्स देखो तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ओन ब्रांड्स कंट्रीब्यूट टू ऑलमोस्ट 72% ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओनली 28% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम थर्ड पार्टी ब्रांड्स। एपरल कैटेगरी में तो सिर्फ ओन ब्रांड्स ही है, और क्योंकि ओन ब्रांड में बीच में ज्यादा इंटरमीडियरीज नहीं होते हैं, वो कॉस्ट कंट्रोल भी कर पाते हैं। कोई भी ऐसा प्लेयर जो डायरेक्टली अपना ब्रांड बेचता है खुद बना के, खुद के स्टोर्स के थ्रू, उसके मार्जिन्स हमेशा हायर होंगे फ्रॉम अ प्लेयर जो सिर्फ किसी का माल लेके आगे बेच रहा है और कुछ पूरे सप्लाई चेन में ओन नहीं कर रहा। एंड अल्टीमेटली इस कॉस्ट कंट्रोल का बेनिफिट क्या होता है? मार्जिन्स इंप्रूव हो जाते हैं। थर्ड पार्टी ब्रांड्स के साथ कॉस्ट कंट्रोल्स और हाई मार्जिन इंश्योर करना एक साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अब इन दोनों स्ट्रैटेजीज, बल्क सोर्सिंग और प्राइवेट लेबलिंग की वजह से विशाल मेगा मार्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अचीव हो जाता है, वो है हायर प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एपरल ने अकेले ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में लगभग 44% कंट्रीब्यूट किया था। एंड एज पर अ रेडसीयर रिपोर्ट, पूरे रिटेल इंडस्ट्री में फैशन प्रोडक्ट्स में ज्यादा मार्जिन होता है, अराउंड 45% से कंपेयर टू जनरल मर्चेंडाइज का 25% एंड FMCG प्रोडक्ट्स का 7%। जहां एक तरफ विशाल मेगा मार्ट का मेजर सेल्स एपरल से आता है, वहीं दूसरी तरफ डीमार्ट का मेजर सेल फूड कैटेगरी से आता है, ऑलमोस्ट 57%। डीमार्ट के प्रोडक्ट्स को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: फूड एंड ग्रोसरीज, नॉन फूड FMCG जैसे कि होम केयर एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, एंड जनरल मर्चेंडाइज एंड एपरल। अब फूड एक लो मार्जिन कैटेगरी है, इसीलिए शायद फाइनेंशियल ईयर 22 से अब तक डीमार्ट के ग्रॉस मार्जिन सिर्फ लगभग 15% है एज कंपेयर टू विशाल मेगा मार्ट का 28%। और जैसे जैसे प्रोडक्ट मिक्स में एपरल की कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ती
बढ़ती है वैसे ही क्रॉस मार्जिन भी बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेंड का मेजर रेवेन्यू एपरल एंड एक्सेसरीज जैसे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स के सेल से आता है। प्लस उनके पास वेस्ट साइड जैसे प्रीमियम ब्रांड्स हैं जो मार्जिन और बढ़ा देते हैं, इसलिए उनका ग्रॉस मार्जिन इंडस्ट्री में सबसे हाई है, अराउंड 44%। पैट का भी सिमिलर ट्रेंड है। अब विशाल मेगा मार्ट ने बहुत स्ट्रेटेजिकली एपरल को तो पुश किया है और मोस्ट सेलिंग बनाया है। कैसे बनाया है? अपने 4 स्ट्रेटजी से। स्ट्रेटेजिक स्टोर डिजाइन। देखो, हाइपरमार्केट्स एंड सुपरमार्केट्स बहुत बड़े होते हैं, मल्टीपल फ्लोर्स, हजारों प्रोडक्ट्स। कस्टमर्स कंफ्यूज ना हो, उनका शॉपिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो, इसीलिए स्टोर लेआउट स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किया जाता है। स्मेल, लाइटिंग और प्रोडक्ट प्लेसमेंट भी परचेज डिसीजंस इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काफी सुपरमार्केट्स में स्टेपल्स जैसे कि मिल्क, ब्रेड, बटर काफी अंदर की तरफ रखा जाता है। इससे आप बाकी चीजें भी एक्सप्लोर करते हो, पूरा आप मार्ट को एक्सप्लोर करते हो और शायद एक आध आइटम एक्स्ट्रा ही खरीद के ले जाते हो। विशाल मेगा मार्ट का एक और खास बात है कि उसके सारे लेआउट्स कंसिस्टेंट हैं, जो कि एक बड़े ब्रांड के लिए बहुत ही ऑब्वियस है, होना भी चाहिए। ग्राउंड फ्लोर पे एपरल बेचते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जनरल मर्चेंडाइज एंड सेकंड फ्लोर पे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स जैसे एपरल और फुटवेयर फ्रंट पे रखते हैं, जहां उनको लगता है कि उनका मैक्सिमम एक्सपोजर हो पाएगा। तो विशाल मेगा मार्ट ने एपरल्स को प्रायोरिटाइज करके अपने नेट प्रॉफिट्स तो बढ़ा लिए हैं, लेकिन इसकी वजह से शायद उनका रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में बहुत पीछे रह गया है। विशाल मेगा मार्ट का रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट 8,000 रुपीज है, जबकि डीमार्ट एंड ट्रेंड का रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट 34,000 रुपीज के आसपास है। इस डिफरेंस के 2 मेजर रीजन हो सकते हैं। एक, कि विशाल मेगा मार्ट का टारगेट ऑडियंस या कस्टमर सेगमेंट, और 2, उनका प्रोडक्ट मिक्स। विशाल मेगा मार्ट के 70% स्टोर्स छोटे सिटीज में हैं, जहां स्पेंडिंग पावर कम होती है और फुटफॉल भी मेट्रो सिटीज के मुकाबले कम होता है। डीमार्ट और रिलायंस के काफी स्टोर्स मेट्रो और टियर 1 सिटीज में हैं, जहां हायर डिस्पोजेबल इनकम की वजह से टिकट साइज बड़ा होता है। दूसरा, विशाल मेगा मार्ट का 44% रेवेन्यू एपरल से आता है, जो एक डिस्क्रिशनरी कैटेगरी है और इतना फ्रीक्वेंटली नहीं बिकता। डीमार्ट का 57% रेवेन्यू ग्रोसरी से आता है, जो एक फास्ट मूविंग और हाई रिपीट वाली कैटेगरी है, लोग रोज आके खरीद के जाते हैं। विशाल मेगा मार्ट का रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट जरूर कम है अपने बाकी पीयर से, लेकिन इसका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ SSSG, मतलब कि एग्जिस्टिंग स्टोर्स का रेवेन्यू का ग्रोथ बाकी पीयर से बेटर है। विशाल मेगा मार्ट का SSSG ऑलमोस्ट 14% है, जबकि डीमार्ट का 10% है। यानी विशाल मेगा मार्ट के एग्जिस्टिंग स्टोर्स का रेवेन्यू फास्टर ग्रो कर रहा है। हमने बहुत ढूंढा, बट इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन हमें मिला नहीं। अब हम अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को लास्ट ईयर से कंपेयर करें, तो दोनों कंपनीज का ही सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रेट कम हुआ है। एग्जिस्टिंग स्टोर से सेल्स बढ़ाना इज वन ऑफ द वेज फॉर अ रिटेल चेन टू ग्रो। दूसरा वे होता है कि नए स्टोर्स एक्सपैंड करें ताकि नया कस्टमर बेस बने। मोस्टली सारे रिटेल चेन्स, विशाल मेगा मार्ट हो, डीमार्ट हो, ट्रेंड हो, रिलायंस रिटेल हो, एवरी ईयर ऑन एवरेज 40 to 50 स्टोर्स ऐड कर रहे हैं, लेकिन इन सब के अप्रोच अलग हैं। विशाल मेगा मार्ट एक एसेट लाइट मॉडल पे ऑपरेट करता है और ये है इनकी 5th स्ट्रैटेजी। इनके सारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड स्टोर्स लीज पे हैं। इससे अपफ्रंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम लगता है और फ्यूचर में स्टोर्स रीलोकेट करने का भी ऑप्शन रहता है। और क्योंकि विशाल मेगा मार्ट के 70% स्टोर्स टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में है, यहाँ रेंट भी काफी कम है। रेंट इज ओनली 0.3% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेंट से काफी ज्यादा उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ऑलमोस्ट 1.7% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। शायद इसीलिए विशाल मेगा मार्ट का मैनेजमेंट का कहना है कि उन्हें अपने ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए एक्सटर्नल फंडिंग की नीड नहीं है। दे हैव इनफ इंटरनल अक्रूवल्स टू फ्यूल ग्रोथ। अब अगर डीमार्ट की स्ट्रैटेजी देखें तो वो बिल्कुल उल्टा है। डीमार्ट अपने स्टोर्स खुद ओन करता है ताकि रेंटल इन्फ्लेशन और रिलीज रिन्यूअल्स का रिस्क ना हो, बट अपफ्रंट केपेक्स हाई होता है। तो हर कंपनी की अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, कुछ भी सही या गलत नहीं होता। बट आपको पता है कि एक रिटेल चेन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और यही है विशाल मेगा मार्ट की 6th स्ट्रैटेजी। विशाल मेगा मार्ट का इन्वेंट्री डेज लगभग 60 डेज है, मतलब हर 2 महीने में प्रोडक्ट्स रीस्टॉक होते हैं। लेकिन कौन से प्रोडक्ट्स को जल्दी रीस्टॉक करना पड़ेगा, कौन से प्रोडक्ट्स फास्ट सेलिंग हैं और कौन से प्रोडक्ट्स को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ये सारे डिसीजंस लेने के लिए डिमांड प्रेडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस डिमांड बेस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए विशाल मेगा मार्ट जैसे ब्रांड्स ऑटोमेटेड रिप्लेनिशमेंट सिस्टम यूज करते हैं। ये सिस्टम स्टॉक लेवल्स रियल टाइम ट्रैक करता है और सेल्स वेलोसिटी के बेसिस पे ऑटोमेटिकली रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर्स प्लेस कर देता है।
डेटा एनालिटिक्स एंड डिमांड प्रेडिक्शन की वजह से हर स्टोर को कस्टमर डिमांड के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है और कस्टमर्स के लिए शॉपिंग एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई पीपल कीप सेइंग दैट डेटा इज द न्यू ऑयल। जिसके पास ये इतना सारा डेटा है जो भी कलेक्ट कर रहे हैं, वो जितना ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर पाते हैं उतना ज़्यादा वो अच्छा एनालिटिक्स रन कर पाते हैं। जितना अच्छा वो एनालिटिक्स रन कर पाते हैं उतने अच्छे वो डिमांड प्रेडिक्शंस कर पाते हैं, और जितना अच्छा डिमांड प्रेडिक्शन कर पाते हैं उतनी अच्छी इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है, उतना अच्छा परचेज मैनेजमेंट होता है, उतना अच्छा इनका कैश फ्लो हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डे कोई भी बिजनेस में एक ही मूल मंत्र है कि आपको बिजनेस का कैश फ्लो मैनेज करके चलना है, आपको कैश फ्लो इंप्रूव करना है। उसी के लिए इतना सादा दिमाग लगाया जाता है। रिलायंस भी आज के दिन रिटेल में, रिलायंस रिटेल इतना अच्छा कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेटा एनालाइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर रहा है और वो डिमांड को बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पा रहा है। तो दोस्तों ये थे कुछ स्ट्रैटेजीज जिनकी वजह से विशाल मेगा मार्ट आज यहाँ तक पहुंचा। लेकिन अब बढ़ते क्विक कॉमर्स के पेनिट्रेशन की वजह से कंपनी को चैलेंजेस आ सकते हैं। ये अपन अच्छे से नेक्स्ट सेगमेंट में डिटेल में समझते हैं। देखो, विशाल मेगा मार्ट के दो मेजर एडवांटेजेस हैं। टियर 2 एंड 3 सिटीज में डीप पेनिट्रेशन और एपरल कैटेगरी जो हाई मार्जिन कैटेगरी है उसका हायर कंट्रीब्यूशन टू रेवेन्यू। लेकिन अब क्विक कॉमर्स विशाल मेगा मार्ट के दोनों एडवांटेजेस को चैलेंज कर रहा है। देखो, इंडिया में क्विक कॉमर्स काफी तेजी से बढ़ रहा है, 16% CAGR टू बी एग्जैक्ट। क्विक कॉमर्स का पेनिट्रेशन रेट अभी 2.7% है और एक्सपेक्टेड है कि 2029 तक ये 4% हो जाएगा। और तो और रिपोर्ट्स के हिसाब से ई कॉमर्स के 60% ऑर्डर्स टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज से आते हैं। क्विक कॉमर्स प्लेयर्स भी डार्क स्टोर एक्सपेंशन पे फोकस कर रहे हैं और टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज टारगेट कर रहे हैं। एंड अब ये प्लेयर्स सिर्फ ग्रोसरीज तक सीमित नहीं है, ये होम अप्लायंसेस, फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी ऑफर कर रहे हैं। स्विगी इंस्टामार्ट की बात करें तो वो मार्च 2025 तक अपने स्टोर काउंट को डबल करना चाहते हैं। मार्च 2024 में उनका स्टोर काउंट 523 था। वो ज़्यादा SKUs ऑफर करने के लिए कुछ स्टोर्स को और बड़े स्टोर से रिप्लेस भी कर रहे हैं। और तो और टॉप सिटीज़ में इट इज़ लॉन्चिंग मेगा पॉड्स। ये 8,000 to 10,000 स्क्वायर फीट के स्टोर्स होंगे जो 50,000 SKUs स्टॉक कर पाएंगे, जस्ट लाइक अ हाइपर मार्केट। इससे इंस्टामार्ट कस्टमर्स को और डाइवर्स प्रोडक्ट्स ऑफर कर पाएगा। ब्लिंकिट भी तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 के Q2 एंड Q3 में उन्होंने 368 न्यू स्टोर्स ऐड किए हैं। इससे उनका टोटल स्टोर काउंट 1000 से ज़्यादा हो गया है। एंड मैनेजमेंट के हिसाब से वो दिसंबर 2026 का 2000 स्टोर्स का टारगेट दिसंबर 2025 में ही अचीव कर सकते हैं। जेप्टो भी डार्क स्टोर्स बढ़ा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 में जेप्टो का डार्क स्टोर्स काउंट 650 हिट कर गया था अक्रॉस 54 सिटीज। वो टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में भी एक्सपैंड कर रहा है एंड मैनेजमेंट ने कहा है कि दे विल डबल डाउन ऑन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज इन द कमिंग ईयर्स। इनफैक्ट जेप्टो के मैनेजमेंट का कहना है कि नासिक का एक डार्क स्टोर मुंबई के डार्क स्टोर से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। एज अ रिजल्ट मॉडर्न ट्रेड जैसे कि हाइपरमार्केट्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स का जो पहले सेल्स ग्रोथ रेट हुआ करता था उससे बहुत कम हो गया है। इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के हिसाब से जुलाई एंड अगस्त 2024 में ग्रोसरीज, पर्सनल प्रोडक्ट्स एंड होम केयर सेगमेंट्स में मॉडर्न ट्रेड का सेल्स ग्रोथ 4 ईयर लो हिट कर गया। बहुत सारे रिटेलर्स ने तो अपने स्टोर्स भी बंद कर दिए हैं और ये विशाल मेगा मार्ट के लिए एक थ्रेट हो सकता है। कंपनी का लगभग 37% सेल्स सिर्फ 3 स्टेट से आता है, यूपी, कर्नाटका एंड असम। अगर इन स्टेट्स के टियर 2 एंड 3 सिटीज में क्विक कॉमर्स ने मार्केट कैप्चर कर लिया तो विशाल मेगा मार्ट के रेवेन्यू पे काफी इंपैक्ट आ सकता है। शायद इसीलिए अब मॉडर्न ट्रेड रिटेल चेन्स भी क्विक कॉमर्स के रेस में आ रहे हैं। एंड विशाल मेगा मार्ट कोई आज ही अचानक से क्विक कॉमर्स के बारे में सोच के नहीं आ रहा है। इन्होंने तो अगस्त 2021 में ही अपना एक ऐप लॉन्च कर दिया था जहां कस्टमर्स अपने नियरेस्ट स्टोर के प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। ऐप के थ्रू कंपनी कैंपेन्स और प्रमोशंस रन करती है। इससे उन्हें और कस्टमर इंसाइट्स मिलते हैं और वो अपना सप्लाई चेन और बेटर मैनेज कर पाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? नो मार्केट प्लेस कमीशंस। यस, खुद का ऐप मतलब खुद के मार्जिन्स और खुद का प्रॉफिट। इनफैक्ट अपने ऐप पे तो विशाल मेगा मार्ट थर्ड पार्टी ब्रांड्स के एड्स भी रन कर सकता है। इससे उन्हें एड रेवेन्यू भी मिल सकता है। और सोचो अगर ये ऐप रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल हो जाए तो कितना ईजी हो जाएगा कस्टमर्स के लिए। स्पेसिफिकली अगर विशाल मेगा मार्ट का करंट रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो इनका वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप से कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है।
फाइनेंशियल ईयर 2022 में 82.5 लाख के रेवेन्यू से फाइनेंशियल ईयर 2024 में 58 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। लेकिन अभी भी ऑनलाइन चैनल्स का रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू के 1% से भी कम ही है। डीमार्ट ने भी अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीमार्ट रेडी लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म पे कस्टमर्स अपने नियरेस्ट डीमार्ट स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं और उन्हें नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल जाएगी। कस्टमर्स अक्वायर करने के लिए डीमार्ट कस्टमर्स को काफ़ी डिस्काउंट्स भी दे रहा है, ज़ेप्टो से भी ज़्यादा डिस्काउंट्स। लेकिन उनके पास प्रॉफिट भी है जिसके थ्रू वो डिस्काउंट्स दे के कस्टमर्स अक्वायर कर सकता है, हाई रिपीट मेंटेन कर सकता है, उसके सप्लायर से रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, बहुत लॉन्ग टर्म हैं। तो वो अभी तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाइज देखें तो ज़्यादा भारी लग रहा है, बट यू नेवर नो हाउ एंड व्हेन दीज न्यू प्लेयर्स विल कम इन एंड डिसरप्ट द मॉडल ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। रिलायंस रिटेल भी एक्सप्रेस डिलीवरी स्टार्ट कर रहा है, तो ये स्पेस में आप समझोगे कि बहुत लोग आ रहे हैं। रिलायंस रिटेल तो पायलट कर रहा है एक्सप्रेस डिलीवरीज अक्रॉस 4000 पिन कोड्स विद ओवर 2100 स्टोर्स। उनके पास तो डेटा का मान लो गोल्ड माइन हो। उनके पास जियो के थ्रू इतना डेटा आता है कि वो बहुत ज़्यादा शार्प टारगेटिंग कर सकते हैं। सारे रिटेल चेन्स के पास एक चीज़ है जो इन्हें शायद क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाती है, इनका स्ट्रॉन्ग रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, इन रिटेल चेन्स ने ऑलरेडी सप्लाई चेन एफिशिएंसीज अचीव करके डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक कर लिया है एंड ओवर द इयर्स इनके पास बहुत कस्टमर डेटा भी आ गया है। अब इन्हें बस क्विक डिलीवरी क्रैक करना है, विच सीम्स मोर लाइक अ फीचर देन अ होल एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑल टुगेदर। बट अगेन यू नेवर नो, अर्बन कस्टमर्स का हमने देखा है कि बिहेवियर शिफ्ट हुआ है। अब वो ब्लिंकिट पे 10-10, 20-20 रुपए पे करके डिलीवरी का सामान मंगा रहे हैं, 7 रुपीज़ का हैंडलिंग फीस पे कर रहे हैं, 10-12 रुपीज़ का डिलीवरी फीस पे कर रहे हैं। सो मार्केट्स कैन शिफ्ट वेरी रैपिडली इन दिस चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो दोस्तों, ये थी विशाल मेगा मार्ट पे हमारी डिटेल्ड एनालिसिस। इसको फटाफट से समराइज कर देता हूँ। विशाल मेगा मार्ट एक अफोर्डेबल हाइपर मार्केट है जो 3 कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स बेचता है, एपरल, एफएमसीजी एंड जनरल मर्चेंडाइज। एंड इनमें से एपरल जो हाई मार्जिन कैटेगरी है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन टू रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है। कंपनी ज़्यादा फोकस प्राइवेट लेवल्स पे करता है क्योंकि उनके उसमें मार्जिन ज़्यादा हैं, इसीलिए वो स्ट्रेटेजिक स्टोर डिज़ाइन से इन प्रोडक्ट्स को पुश भी करता रहता है। कॉस्ट मैनेज करने के लिए विशाल मेगा मार्ट एक एसेट लाइट मॉडल पे ऑपरेट करता है एंड एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे फोकस करता है। और यही सारे स्ट्रैटेजीज आज विशाल मेगा मार्ट को डीमार्ट, रिलायंस रिटेल एंड ज़ूडियो जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ कंपीट करने में शायद हेल्प कर रहा है। लेकिन अब पूरे रिटेल चेन इंडस्ट्री को क्विक कॉमर्स का थ्रेट है। इंडिया में क्विक कॉमर्स का पेनिट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अब रिटेल चेन्स के एडवांटेजेस को डिसएडवांटेजेस में बदल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या क्विक कॉमर्स के ज़माने में विशाल मेगा मार्ट जैसे रिटेल स्टोर्स का बढ़ते रहना मुमकिन है? आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना। आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इससे आपको सीखने मिला तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड आपके और भी कुछ इंसाइट्स हो तो वो भी हमारे साथ शेयर कर देना। हम और कौन से टॉपिक्स कवर करें ये भी हमें बता देना। और ना, एक और बात ध्यान रखना, हम वीडियो में कुछ भी बताते हैं ना तो वो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ताकि हम ओवर टाइम अलग बिजनेसेस अच्छे से समझें, उनके साइकिल्स को समझें। और हम ना जान के वैल्यूएशन एंड करंट मार्केट प्राइस पे कमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि हम जो भी कंपनी सिलेक्ट करते हैं उनमें स्टोरी एंड एनालिसिस की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसी है उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन एंड आई वांट टू थैंक यू टुडे। देखते ही देखते आपने इस चैनल को इतना वाइब्रेंट बना दिया है। मैं खुद चैनल पे कमेंट्स पढ़ता हूं, रिप्लाई भी करता हूं, ट्राई करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आंसर कर पाऊं। आप ऐसे ही हमारे इस यूट्यूब कम्युनिटी को आगे बढ़ाते रहो, हमारा साथ देते रहो। हम और भी बहुत सारा कंटेंट बना के लाते रहेंगे। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।